करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है आपको और पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना है। शुरुआत करेंगे रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस, जिसकी थीम थी ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। एंड्रो गांव जो कि है मणिपुर का, इसको वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन का गांव चुना गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत जो है वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन का नेतृत्व देशों में शामिल हो गया है। अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है छात्रों के भ्रमण के लिए। और 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी तेलंगाना में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत इथेनॉल उत्पादन और उपभोग के मामले में अब तीसरे स्थान पर आ गया है, फर्स्ट पर अमेरिका है। और इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ाने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो अपनी कंपनी में अग्निवीरों को जॉब में 15% सीटें आरक्षित करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में तूफान हेलन आया था, इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी। और सीमा शुल्क विभाग के द्वारा जारी नेपाल व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत जो है नेपाल का व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा बनकर के एक बार फिर से सामने आया हुआ है। क्लियर? तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी क्विज और पीडीएफ तो आपने प्राप्त कर ही ली होगी। नहीं प्राप्त की है तो आप एमजेटी ऐप से जाकर क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। अभी जस्ट इसके थोड़े समय के बाद आपको मंथली करंट अफेयर का रिवीजन मिलेगा, तो मंथली करंट अफेयर भी आप लोग देख लेना। मंथली वीडियो आपको लाइव सेक्शन में मिलेगी ना, तो जैसे आप वीकली का रिवीजन करते हो ऐसे मंथली का रिवीजन किया करो। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हार्ट डे दोस्तों ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। महत्वपूर्ण दिवस है, इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखना। 29 सितंबर को दिल को खुश रखने के लिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना? खुश मतलब खुशी से नहीं, खुश मतलब दिल कितना स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना हो, हेल्दी है कि नहीं, और कितना लंबा चल सकता है, किस प्रकार से काम कर रहा है, हार्ट बीट कितना है, ये सब रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। तो हृदय जिससे रोग ना आए, हृदय रोग बहुत सारे टाइप के होते हैं और इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, कार्डियोवास्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए। ठीक है? इस बार की थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन। तो 24 सितंबर 2000 को इसकी घोषणा की गई थी, उसके बाद से 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर है ना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब सितंबर महीना बीत चुका है, तो हम लोग पूरा का एक बार रिवीजन कर लेंगे सितंबर महीने के जितने भी दिवस आए हैं उन सब का। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। इसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। इसके अलावा साथियों 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 26 सितंबर को ही विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 30 सितंबर यानी कि आखिरी दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की। ठीक है ना? तो ये 30 सितंबर तक का महत्वपूर्ण दिवस हो गया जिसका आपने किया रिवीजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? अगर आपको याद हो, मैं कई दिन से आपको बताते आ रहा हूं कि आईफा अवार्ड की घोषणा 28 सितंबर को की जाएगी अबू धाबी में। तो वीकली में मैंने रिवीजन कराया था, उससे पहले भी बताया था आपको। अब उसका घोषणा हो चुका 28 सितंबर को। तो अब इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, शाहरुख खान जो है इन्होंने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है आईफा अवार्ड में। आईफा अवार्ड हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार समारोह माना जाता है। ठीक है? देखो, अगर हिंदी सिनेमा का इंडिविजुअल पूछा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तब तो आप बताएंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड। उसकी भी घोषणा कल हुई, तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड की बात हो रही है और इसकी घोषणा कल की गई, मतलब 28 तारीख को की गई अबू धाबी यूएई में।
24वां इस बार का संस्करण था। और बेस्ट फिल्म चुनी गई एनिमल को। यहाँ पर देखो एक ब्रीफ मैं आपको दे दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आगे पूरी लिस्ट है डिटेल से। तो बेस्ट फिल्म चुनी गई एनिमल, बेस्ट एक्टर मेल में चुने गए हैं शाहरुख खान, बेस्ट एक्टर फीमेल में चुनी गई हैं रानी मुखर्जी। और किस किस फिल्म के लिए ये लिखा है, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए और रानी मुखर्जी को मिस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। और वर्सेज है मिस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को चुना गया है 12th फेल के लिए। अब अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा रखी है, इसको आप रीड कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, सिर्फ आप ये 4 याद रखना, कम से कम ये 4 आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। बाकी पीडीएफ में तो पूरी लिस्ट है ही, जैसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर या फिर प्लेबैक फीमेल सिंगर और बाकी के जो मिलते हैं वो सब। ठीक है, आगे ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत पहुंच चुका है 29वें स्थान पर। एक पायदान का नुकसान हुआ है भारत को। भारत पिछली बार 28वें पर था और इस बार 29वें स्पॉट पर आ गया है ग्लोबल सॉफ्ट पावर के मामले में। ठीक है ना, तो ये ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में आती है, इसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। इसमें यूएसए टॉप पर बना हुआ है, सेकंड पर यूके बना हुआ है, थर्ड पर चाइना है और भारत की रैंक है 29वीं। ध्यान रखना, पिछली साल 28वें स्थान पर थे हम लोग। अब पिछले दिनों में बहुत सारे नए रैंकिंग आए हुए हैं, उनका रिवीजन हर बार की तरह इस बार भी कीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक कहाँ कहाँ पर कितनी है, किस किस सूचांक में। तो अभी आया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 39वें पर हैं। एशिया पावर इंडेक्स आया था, इसमें हम लोग तीसरे पर आ गए हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें पर है। वैश्विक मादक पेय निर्यात सूचकांक में हम लोग 40वें स्थान पर हैं और ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 31वें पर हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग में 82वें पर हैं और जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 5वें स्थान पर हैं। वहीं आईएमएफ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हम लोग 72वें पर हैं और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63वें पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में बीसीसीआई ने कहां पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया? तो बीसीसीआई ने अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। यह आपके सामने इंडिया टुडे का आर्टिकल है। बीसीसीआई इनॉग्रेट्स स्टेट्स ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिकेट इन बेंगलुरु। तो ये सेंटर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, बेसिकली उसी के अंतर्गत इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका उद्घाटन किया है। इसी को कहा जाता है बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या नेशनल क्रिकेट अकादमी। तो ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, 3 विश्व स्तरीय यहाँ पर प्लेग्राउंड है और 86 पिच है। आउटडोर नेट 45 है, इंडोर पिच यहाँ पर 8 है। तो पूरा का पूरा ये क्रिकेट अकादमी है ये। ठीक है, तो बीसीसीआई की अगर बात करें तो 1928 में स्थापना हुई थी। रोजर बिन्नी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? अच्छा, बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे दोस्तों जय शाह, वो अब बन गए हैं, जय शाह जो हैं ये अब बन गए हैं आईसीसी के अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। और कोई बीसीसीआई के अध्यक्ष होते हुए फिर चला गया हो आईसीसी का चेयरमैन बना हो, ऐसे ये तीसरे व्यक्ति हैं, ऐसे ये तीसरे भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन के पद तक पहुंचे हैं। कर्नाटक के बारे में अगर आप देखना चाहोगे तो कर्नाटक यहाँ पर है मैप में और राजधानी इसकी बेंगलुरु है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से इसे जानते हैं। सिद्धरामैया आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक अपना बॉर्डर शेयर करता है इधर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु और केरला से। यहाँ पर कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर है, बेगूर झील है, बेलांदूर झील है, बन्नेर घाट नेशनल उद्यान है, बांदीपुर नेशनल उद्यान है, इसके अलावा नागरहोल नेशनल उद्यान है, मुदुमलाई भी है। यक्षगान बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसे याद रखना। डोलू कुनिथा भी है। 31 जिले हैं यहाँ पर, 224 विधानसभा में सीटें, 28 यहाँ से लोकसभा में और 12 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? देखिए, आज आपको बहुत सारे लोग 2024 का ये बताते हुए दिख जाएंगे। 2024 का नहीं है ये, एक्चुअली में 2022 के लिए दिया जाएगा दादा साहब फाल्के। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंडिविजुअल में, वो दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। इनको ये दिया जाएगा 54वां। ठीक है ना, तो ये 54वें प्राप्तकर्ता होंगे।
मिथुन चक्रवर्ती। और कल इस पर मैंने एक शॉर्ट भी वीडियो डाली हुई थी, शॉर्ट में मैंने आपको पूरा अच्छे से इनके बारे में बताया भी था। खैर, यहाँ पर भी हम लोग जानेंगे इनके बारे में। मिथुन चक्रवर्ती को साथियों 2022 के लिए दिया जाएगा 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ध्यान रहे, पिछली बार वाला जब दिया गया था ना, वो 53वां वाला जो दिया गया था वो 2021 के लिए था, और इस बार 54वां दिया गया है। तो 54वां 2022 के लिए दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। दिया भले जाएगा 2024 में, लेकिन ये 2022 के लिए दिया जाएगा। और ये कब दिया जाता है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड का जब घोषणा होता है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड जब दिया जाता है तो उसी के साथ इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी में भारतीय सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। आते हैं मिथुन चक्रवर्ती पर। तो मिथुन चक्रवर्ती जी का वास्तविक नाम था गौरंग चक्रवर्ती। आगे मिथुन चक्रवर्ती इनका नाम पड़ा। 350 से ज्यादा फिल्में ये कर चुके हैं। इनकी पहली फिल्म आई थी मृगया। अच्छा, पहली ही फिल्म में इन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया था, और बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने वाले अपनी पहली ही डेब्यू ही फिल्म में ये इनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा है। इसके अलावा इनको 2 और नेशनल अवार्ड आगे चल करके मिले। टोटल 3 नेशनल अवार्ड हैं इनके नाम। 2 बार फिल्म फेयर जीत चुके हैं। इनको अभी 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें प्राइज मनी अब दी जाती है 10 लाख रुपए की। 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। देविका रानी जी ये फर्स्ट प्राप्तकर्ता थी, और लास्ट वाला जो मिला था वाहिदा रहमान को मिला था। अब मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा 8 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहां से कहां तक वायु वीर विजेता नाम की कार रैली का आयोजन किया। तो भारतीय वायुसेना का 92वां वर्षगांठ आने वाला है। कब आने वाला है, तो आप बताओगे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है ना। तो 8 अक्टूबर को इस अवसर पर भारतीय वायुसेना एक कार रैली आयोजित करने जा रही है, वायु वीर विजेता नाम से। ये कार रैली साथियों लद्दाख से होकर के जाएगी अरुणाचल प्रदेश तक। लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ये रहेगी। तो आप समझ रहे हो, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की कार रैली रहेगी बॉर्डर पर। तो मतलब पूरा लगभग 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया ये कवर करेगी। तो लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी होने वाली है। 8 अक्टूबर को होगा 92वीं वर्षगांठ पर। थोइस लद्दाख में पड़ता है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक रहेगा वायु वीर विजेता कार रैली। अगला, वैसे भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं, अगर आपको पता हो, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय परिवहन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर सीट से ही ये सांसद भी हैं, तो वहां पर इन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है, और इसके उद्घाटन के लिए इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी इनवाइट किया था। इस पार्क का खास बात यह होगा कि यहाँ पर दोस्तों जो बर्ड है ना, जो पक्षी हैं, उनके आवास के रूप में ये काम करेगा, प्राकृतिक पक्षी आवास के रूप में ये काम करेगा। टोटल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 2.5 हेक्टेयर जो है ये सामाजिक वानिकी के रूप में काम करेगा। इसको बनाया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो नागपुर महाराष्ट्र में है ये, और ये हैदराबाद नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर NH 44 पर बनाया जा रहा है। क्लियर, ये होगा ऑक्सीजन बर्ड पार्क, और इंडिया में ऐसा पहला होगा। इंडिया में अपने आप में फर्स्ट होगा इस प्रकार का ये बर्ड पार्क। अगला, भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में कौन सा मेडल जीता। तो भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने अभी विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में ना सिर्फ गोल्ड जीता, बल्कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बना दिए। ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए, और पिछला रिकॉर्ड अपना ही तोड़े हैं ये। ठीक है, एथलीट हैं गुलवीर सिंह, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इन्होंने 13 मिनट 11.8 सेकंड में ये नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में, जो कि जापान में आयोजित किया गया था, इसमें इन्होंने 5000 मीटर में स्वर्ण जीता है, यानी गोल्ड जीता है। और पिछला रिकॉर्ड इनका कितना था, 13 मिनट 18 सेकंड का, उसको तोड़कर 13 मिनट 11.82 सेकंड का नया रिकॉर्ड बना दिए हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना, गुलवीर सिंह। अगला, हाल ही में आयोजित 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप आयोजित किया गया, 9वां इस बार का संस्करण था। भारत ने टोटल जीते 7 मेडल।
यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जूनियर वर्ल्ड वुसु चैंपियनशिप, इंडिया वन 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, यानी कि 2 गोल्ड जीता है और 1 सिल्वर जीता है इंडिया और 4 ब्रॉन्ज जीता है। टोटल आपका हो गया है 7 मेडल। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों ब्रुनोई में किया गया था, ब्रुनोई के बंदर सेरी बोगवान में 22 से 30 सितंबर तक। भारत के लिए पहला गोल्ड आर्यन ने जीता है और 2 गोल्ड टोटल आए हैं, 4 कांस्य पदक आए हुए हैं। और ये वुसु खेल की बात हो रही है। वुसु जो है चाइनीज खेल माना जाता है, चाइनीज पारंपरिक खेल। क्लियर? अगला, 30 सितंबर 2024 को निम्न में से किसकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, लास्ट में बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे तो ये तो 30 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर। सेंट जेरोम जो है ये बाइबल के ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे। बाइबल का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था और इसी वजह से इनकी पुण्यतिथि को डेडिकेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन दिवस या अनुवाद दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है। इन्हीं की पुण्यतिथि होती है, जयंती नहीं, पुण्यतिथि। जयंती मतलब जिस दिन पैदा हुए थे, पुण्यतिथि मतलब जिस दिन इस दुनिया को छोड़कर गए। तो 1953 में इसके लिए एक संस्था स्थापित हुई, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, और इसी के द्वारा ये मनाया जाता है। ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का अपना एक पेड बैच भी है। वैसे तो ये 599 में है, लेकिन अभी के लिए आप इसे 479 में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस पर 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है बाय यूजिंग कोड MJT20। इस बैच में आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश का 100% लैंग्वेज में मिलेगा, 100% बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पूरा कंटेंट मिलेगा। टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी और डिटेल क्लास नोट्स रहेगा। साथ ही साथ 12 महीनों की ई बुक आपको दी जा रही है डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। 30 प्लस स्टैटिक जीके क्लासेस रहेंगे और मंथली आपका मॉक टेस्ट होगा। ये सब आपको मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आप जाकर के MJT ऐप पर इसे ले सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर में आपको हल्की सी भी समस्या है, आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना हर प्रकार की समस्या दूर कर सकते हो करंट अफेयर से रिलेटेड। MJT ऐप पर वीडियो कोर्स में जाना है और मोस्ट पॉपुलर बैच में जाकर के MJT कूपन कोड यूज करना है। डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हो। देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन। कल हमने पूछा था आपसे वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले पर कौन है? तो पहले पर स्विट्जरलैंड है इनोवेशन इंडेक्स में। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय पी भटनागर जो है ये सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं भारत में। और आज आपको क्या बताना है कि बताइए किस जानवर के काटने के कारण रेबीज होता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति का शीतकालीन प्रवास कहाँ पर है? ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट करके जरूर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।